साथियों नमस्कार। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन क्लॉज डिस्कस करेंगे। इंटरप्रिटेशन की क्लॉज या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की स्टडी करने के लिए आपके पास एक वेयर एक्ट होना चाहिए और एक बुक डॉक्टर अवतार सिंह या डॉक्टर एस.के. कपूर की परचेज कर सकते हो आप। बोथ मीडियम्स में है, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। सेक्शन 2A में प्रपोजल को डिफाइन किया गया है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other, such act or abstinence he is said to make a proposal। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को किसी कार्य को करने या ना करने के लिए अपनी रजामंदी, अपना आशय, अपनी इच्छा, इस आशय से प्रकट करता है कि वह दूसरे व्यक्ति की सहमति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए प्राप्त करे, तो यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति प्रस्ताव करता है। तो देखिए, प्रपोजल की डेफिनेशन में दो बातें आपको देखनी है। फर्स्ट, विलिंगनेस टू डू, यानी कि जब भी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे को प्रपोजल या ऑफर दिया जाता है, प्रस्ताव किया जाता है, तो प्रस्ताव या तो कुछ करने के लिए विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या कुछ ना करने के लिए किया जाता है, और जिस व्यक्ति को प्रस्ताव किया जाता है उस व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए यह ऑफर दिया जाता है। तो ये दो बातें इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपना मकान बी को सेल करता हूं, तो मैंने ऑफर दिया बी को, ये पॉजिटिव सेंस में, यानी कि विलिंगनेस टू डू, कुछ कार्य को करने के लिए ऑफर दिया जा रहा है। और दूसरे तरीके से टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मैं बी से ऑफर करता हूं कि आप मेरे मकान की साइड में विंडो ना निकालें। तो इन दोनों पर्पजों से जब उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए या ना करने के लिए उसकी सहमति प्राप्त की जाती है, तो यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे को ऑफर किया है। 2B में प्रॉमिस, वचन, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन है, व्हेन द पर्सन to whom the proposal is made signify his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise। जबकि वह व्यक्ति जिसे प्रस्ताव किया जाता है उसके प्रति यदि वो अपनी असेंट सिग्निफाई कर देता है, अपनी अनुमति संज्ञापित कर देता है, तो यह कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। जब कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वह वचन बन जाता है। इस प्रकार से स्वीकृत प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? वचन। जब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे को ऑफर किया जाता है और दूसरे के द्वारा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर हम ये कहते हैं कि ऐसा ऑफर, ऐसा प्रस्ताव वचन बन गया है, यानी कि स्वीकृत प्रस्ताव ही वचन कहलाता है। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। प्रस्ताव, जब प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाता है, प्रतिगृहीत कर लिया जाता है, तो फिर वो वचन बन जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोमीजर एंड
प्रोमीजी, वचनदाता और वचन ग्रहीता। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमीजर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमीजी। प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को वचनदाता कहा जाता है और जो व्यक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति देता है या जब प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जाता है, स्वीकृत करने वाला व्यक्ति वचन ग्रहीता कहलाता है। इसे वचनदाता भी कह सकते हैं, प्रस्तावक भी कह सकते हैं, प्रतिज्ञाकर्ता भी कह सकते हैं। इसे वचन ग्रहीता या स्वीकृतिकर्ता भी कहा जा सकता है। तो प्रोमीजर जब जो व्यक्ति प्रस्ताव करता है, प्रोमीजी जो व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला व्यक्ति प्रोमीजी कहलाता है। 2D कंसीडरेशन। When at the desire of the promiser, the promigi or any other such person has done or abstained from doing and promised to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। देखिए, जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कार्य कर चुका है या करने से विरत रहा है, कुछ करता है या करने से विरत रहता है या कुछ करने का या करने से विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा वचन प्रतिफल कहलाता है, यानी कि वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। तो देखिए, कंसीडरेशन में 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। डन और abstain from doing, does और abstain from doing, promise to do और to abstain from doing। देखिए, कोई कार्य कर चुका या करने से विरत रहा, एक बात। दूसरी, करता है या करने से विरत रहता है। और तीसरी बात, करने का या करने से विरत रहने का वचन देता है। तो ऐसा कार्य, विरति और वचन, उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। तो देखिए, कंसीडरेशन में प्रॉमिस कैसे बनता है? प्रॉमिस बनता है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। तो जब प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाता है तो वह क्या बन जाता है? वचन। तो यहां जब हम प्रतिफल की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो प्रतिफल में इन 3 बातों से एक चीज एकदम क्लियर हो रही है, और वो बात ये है कि कंसीडरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि कंसीडरेशन में भी पास्ट, present and future।
कई बार आरजेएस प्री के एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्रतिफल है, प्रतिफल भूतकालीन भी हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है और भविष्यकालीन भी हो सकता है। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रतिफल भूतकालीन हो गया, वर्तमान हो गया और भविष्यकालीन हो गया। सेक्शन 2E एग्रीमेंट करार। Every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement। तो करार हर एक वचन और वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, करार कहलाता है। तो करार प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ठीक है, एग्री टू ई एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या होता है? प्रॉमिस, और प्रॉमिस में प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। जब किसी प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाता है, व्हेन ए प्रपोजल व्हेन ए एक्सेप्टेड इज कॉल्ड प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। अब इसमें एक वर्ड आया था एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। तो एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस वचनों का हर एक संवर्ग। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी कार एक्स को सेल करता हूं, तो मेरा प्रॉमिस कार सेल करूंगा, बी का प्रॉमिस बी मुझे कंसीडरेशन देगा। तो इस तरीके से एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस यानी कि एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, उसको एग्रीमेंट कहा जाता है। 2F रेसिप्रोकल प्रोमिजेज व्यतकारी वचन या पारस्परिक वचन। प्रोमिजेज विच फ्रॉम द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिजेज। वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो, व्यतकारी वचन कहलाते हैं। देखिए, व्यतकारी वचन या रेसिप्रोकल प्रोमिसेज में एक तरीके से शर्त होती है कि मैं ऐसा करूंगा तो आप ऐसा करोगे। और इस तरीके के जो रेसिप्रोकल प्रोमिसेज हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 51 टू 58 में दिए गए हैं। तो एक तरीके से शर्त पर आधारित होते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, आप ऐसा करोगे। प्रॉमिस इन एक्सचेंज ऑफ द प्रॉमिस यानी कि वचनों का विनिमय, मेरी तरफ से भी ऑफर होगा और उधर से भी ऑफर होगा। ईच पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एज प्रोमिजर एज वेल एज द प्रोमिजी। दोनों ही पक्षकार आपस में प्रोमिजर भी होते हैं और प्रोमिजी भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बी से कहता हूं कि भाई मैं आपको 100 लीटर मिल्क सप्लाई करूंगा, तो मैं हो गया प्रोमिजर और बी हो गया प्रोमिजी। बी कहता है कि मैं आपको 5000 रुपीज पे करूंगा, तो अब इस सेंस में मैं 100 लीटर मिल्क सप्लाई करूंगा, प्रोमिजर। बी कहता है कि मैं 5000 रुपीज पे करूंगा, प्रोमिजी। अब इसे दूसरे रूप में लीजिए, बी कहता है एज ए प्रोमिजर कि मैं आपको 5000 रुपीज दूंगा, ए एज ए प्रोमिजी 100 लीटर मिल्क सप्लाई करेगा। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस वचनों का विनिमय होता है। दोनों ही पक्षकार वचनदाता और वचन ग्रहीता माने जाते हैं और इससे रिलेटेड प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 52, 51 टू 58 में दिए गए हैं। वर्ड एग्रीमेंट, शून्य करार। एन एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ऐसे करार जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते वॉइड एग्रीमेंट होते हैं।
इनसे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 24 to 30 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से रिलेटेड प्रोविजन धारा 24 से लेके 30 में दिए गए हैं। सबसे खास बात ये है शून्य करार की कि ये वॉइड एब इनिशियो होता है। फ्रॉम द बिगिनिंग ही, ये प्रारंभ से ही ऐसे करार शून्य करार माने जाते हैं। 2H कॉन्ट्रैक्ट संबंध। An agreement is enforceable by law। ऐसे करार जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय होते हैं उनको क्या कहा जाता है? संबंधा। An agreement is enforceable by law is called contract। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, इज इक्वल टू एग्रीमेंट। हमारी डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे करार जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय हैं वो संविदा कहलाएंगे। तो प्रस्ताव, और जब प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है और उसके साथ प्रतिफल मिल जाता है तो वो करार बन जाता है। अब हम करार को दो भागों में डिवाइड करते हैं। लीगली एनफोर्सिएबल, लीगली नॉट लीगली नॉट एनफोर्सिएबल। करार दो प्रकार के होते हैं, एक विधि के द्वारा परिवर्तनीय और ऐसे करार जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय है कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे और एग्रीमेंट लीगली नॉट एनफोर्सिएबल वॉइड एग्रीमेंट माने जाएंगे सेक्शन 2G में। अब लीगली एनफोर्सिएबल जो एग्रीमेंट होते हैं उनको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जो सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं संविदा बन जाते हैं, लेकिन शून्यकरणीय संविदा, शून्यकरणीय संविदा जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो शून्यकरणीय होती है लेकिन अन्य पक्षकारों के विकल्प पर नहीं। तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 19 एंड 19A, हालांकि 53, 55 में भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजन है। तो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिबल बाय द लॉ कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ऐसे करार जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है उन करारों को कहा जाता है वॉइड एग्रीमेंट। और इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो सेक्शन 24 to 30। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हमारा, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शून्यकरणीय संविदा। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract। वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो शून्यकरणीय होता है किंतु अन्य पक्षकारों के विकल्प पर नहीं होता, तो ऐसे करारों को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, शून्यकरणीय संविदा कहा जाता है। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो मैंने आपको पहले भी बताए थे, सेक्शन 19,
19A, 53, 55। इन प्रोविजंस में शून्यकरणीय संविदा से रिलेटेड प्रावधान हैं। वैसे ऐसी संविदाएं जो कॉज्ड बाई कोर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे करार जो प्रपीड़न के द्वारा किए जाते हैं, अक्षम्यक असर के द्वारा किए जाते हैं, धोखा या कपट के द्वारा किए जाते हैं, या दुरुपदेशन का प्रयोग उनमें किया जाता है, तो उन सभी को शून्यकरणीय संविदा कहा जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। और लास्ट डेफिनेशन है हमारी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। शून्य संविदा। A contract which cease to be enforceable by law becomes void when it cease to be enforceable। जो संविदा विधितः परिवर्तनीय नहीं रह जाती, वह तब शून्य हो जाती है जब वह परिवर्तनीय नहीं रह जाती। तो void कॉन्ट्रैक्ट ऐसे सभी की सभी कॉन्ट्रैक्ट जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते, लेकिन इनकी एक खास बात है। इनकी खास बात यह है कि जैसे वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी कि प्रारंभ से ही शून्य होता है, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड नहीं होते। कुछ सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज, किसी पश्चातवर्ती असंभवता के कारण शून्य होते हैं। जैसे इनसे रिलेटेड जो प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो 56(2) में दिए गए हैं। भाई कुछ परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन आ गया कि उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता, लॉ के द्वारा उसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। इन द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग वो कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसे बदली, जैसे मान के चलो दो देश के व्यक्तियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है और बाद में जिस डेट को कॉन्ट्रैक्ट होना है, एनफोर्स होना है, उस समय उन दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल, एक्स वाई से कॉन्ट्रैक्ट करता है कोई डांस प्रोग्राम के लिए, और जिस दिन डांस प्रोग्राम होना है उस दिन वाई का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एक्स वाई से, वाई एक सिंगर है और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो अमुक दिन पर्टिकुलर डे सिंगिंग, गाने का प्रोग्राम रखेंगे, और उस दिन उसका गला बैठ जाता है। तो परिस्थितियों में तब्दीली के कारण ऐसी संविदाएं शून्य संविदाएं मानी जाएंगी। तो इस तरीके से ये आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज एंड डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट हो गया। एक डिफरेंस और देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। करार और संविदा में क्या अंतर है? देखिए, एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2E में दी गई है। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। हर एक वचन या वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, करार कहलाता है। और कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा करार जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय है उसे हम संविदा कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। सेकंड जो इसमें डिफरेंस है, इसके एसेंशियल एलिमेंट को देखते हैं। एग्रीमेंट में प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन होता है।
जबकि इधर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी। ऐसे करार जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय हों। एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, प्रॉमिस प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव और स्वीकृति से मिलकर के वचन बन गया, और जब वचन में प्रतिफल शामिल हो जाता है तो इसे करार कहा जाता है। थर्ड डिफरेंस, एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टी, यानी कि करार दोनों पक्षकारों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई लीगल ऑब्लिगेशन, कोई विधिक दायित्व सृजित नहीं करता है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट डज क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज, संविदा में पक्षकारों के मध्य विधिक संबंध सृजित हो जाते हैं। एंड फोर्थ डिफरेंस है, एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी कॉन्ट्रैक्ट। इसे दूसरे रूप में भी कह सकते हैं हम कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सभी करार संविदाएं नहीं होती, जबकि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सभी संविदाएं करार होते हैं। लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सभी करार संविदा नहीं होते। और जहां तक करार की बात है तो इसका स्कोप वाइड है और कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप है वो नैरो। करार का जो क्षेत्र है वो विस्तृत क्षेत्र है, जबकि संविदा का क्षेत्र है वो संकुचित क्षेत्र है। तो आज हमने सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज ब्रीफली डिस्कस किया है मैंने इनको। नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 एक एक डेफिनेशंस को हम डिटेल स्टडी करेंगे। नमस्कार, जय।